हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस पथेरिया पे। तो आज एक अगले चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करते हैं और चैप्टर का नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसा कि आपको पहले आगे इंटरफेस दिखाई दे रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटरफेस हम काम करेंगे और जो इंटरफेस के अंदर लिखा हुआ है मान के चलिए कि वो सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत रहेंगी। और दूसरी बात, जो भी कंटेंट, जो भी लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, ये मान के चलिए कि उनका कोई भी तोड़ नहीं है। क्वालिटी लेवल हाई ऑफ हाई मैं रखता हूं। बेशक लेक्चर थोड़ा टाइम के साथ दे रहा हूं, पर यह मान के चलिए कि क्वालिटी लेवल में कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है, जबरदस्त क्वालिटी के साथ है। एक बार आपने अगर लेक्चर को कंप्लीट देखा है, अगर देखिए मैं 5 या 4 मिनट में आपको कभी नहीं सिखा सकता फिजिक्स, क्योंकि सब्जेक्ट फिजिक्स है, न कि सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री लग रहा है या बायो लग रहा है जिसको आप याद कर सकते हो, या हिंदी इंग्लिश है। आपको पता है सब्जेक्ट फिजिक्स है, सोचना पड़ता है, लॉजिकली सोचना पड़ता है, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लॉजिकली सोचना है। सोचना पड़ता है, पर यहां पे डायरेक्शन मैटर करती है कि कैसे लॉजिकली सोचना पड़ता है। इसलिए याद रखिए, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। और कॉन्फिडेंस अगर आपने जहां भी लूज किया तो मान के चलिए फिजिक्स आपके ऊपर होगी, आप फिजिक्स के नीचे। आपका कॉन्फिडेंस ऊपर है तो आप फिजिक्स के ऊपर और फिजिक्स आपके नीचे। बस ये बात आपको याद रखनी है। तो चलिए, जैसा कि हमारा जनरल कैरिकुलम का जो पार्ट है और उस पार्ट के अंदर जो जो बातें करते हैं, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 का पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यूनिट नंबर 4 का पहला पार्ट, इसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करेंगे, फैराडेज लॉ के बारे में बात करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, करंट एंड लेंज लॉ के बारे में बात करेंगे। यानी कि ये टॉपिक आज के हमारे डिस्कशन का पार्ट होगा। और इस टॉपिक की खास बात यह है कि इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन को इंक्लूड करेंगे हम। आफ्टर दैट हम अलग अलग बातें करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में और कैसे इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे डीपीपीएम है, सारी बातें आपको करवाऊंगा। एक एक चैप्टर के पीवाईक्यू करवाऊंगा, एक एक चैप्टर की एनसीईआरटी भी मैं आपको करवाऊंगा। इसलिए एनसीईआरटी कवर्ड रहेगी, कोर कंसेप्ट रहेगा, पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, बेसिक टू एडवांस रहेगा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहेंगे। ये सारी बातें कवर करूंगा मैं। ठीक है, हमारा टारगेट है सीबीएसई नीट आईआईटी 2025। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, पहला ही वर्ड और इसी का इंट्रोडक्शन। इसके इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको कुछ बातें यहां पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और उसमें सबसे जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात है, सबसे पहले हमने किसी चार्ज के बारे में पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है। जब आपको यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ाई गई थी तो वहां सबसे पहला जो वर्ड आपको बताया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, आपको कहा था कि इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और आपको चार्ज के बारे में बताया गया था। और कहा था कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होता है, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट के ऊपर होता है तो यह फॉर्मेशन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। यह आपको बताया गया था कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन करेगा। अब क्या किया हमने, ये यूनिट नंबर फर्स्ट थी और इसके बाद इसके आफ्टर इफेक्ट हमने देखे कि चार्ज पार्टिकल के जब रेस्ट के ऊपर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसे इलेक्ट्रिक फोर्स आता है, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। वो सारी बातें हमारा पहली यूनिट का पार्ट था। अब हमने दूसरी यूनिट बात की जहां चार्ज पार्टिकल को हम मोशन में लेके आए। दैट इज, चार्ज पार्टिकल किस में था? मोशन में था। जब चार्ज पार्टिकल का फ्लो स्टार्ट हुआ तो फ्लो स्टार्ट होते ही यहां किसकी फॉर्मेशन हो गई? करंट की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब हमने यह जाना कि करंट बना कैसे है। अगर करंट बना भी है तो हम हमेशा कहते हैं कि किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है, जिसके इलेक्ट्रॉन कहते हो आप, वो हमेशा रैंडम मोशन में रहते हैं। अगर वो रैंडम मोशन में रहते हैं तो जब तक उसके ऊपर घर से 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो नहीं दी गई है, यानी कि 220 वोल्ट की सप्लाई जब तक नहीं दी गई तो तब तक उसके अंदर करंट नहीं होता है, यानी कि स्विच को ऑफ है, करंट नहीं है। स्विच को ऑन किया, फैन चल पड़ा, वही इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में थे, फिर स्विच ऑन करते ही चल पड़ा, ऑफ था तब तक नहीं चला। तो क्या हुआ वो बारे में हमने बात की और इसके बाद अलग अलग इसके कंसीक्वेंस के बारे में हमने यहां पे डिस्कशन किया। इसके बाद हमने यूनिट नंबर 3 पढ़ी और 3 में कहा कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके द्वारा क्या क्या पैदा किया जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया जाता है और साथ में इसके साथ मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया जाता है।
ये दो बातें जो है भली बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। ये पूरा सार है पहली 3 यूनिट का, पहले 3 बातों का जो आपको पढ़ाई गई हैं कि सबसे पहले हमने कहा था कि जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लो स्टार्ट हुआ तो करंट बना, अब चार्ज मोशन में आया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बना। अब मैग्नेटिक फील्ड के अलग अलग पर्टर्बेशन करे। पर्टर्बेशन का मतलब होता है एक बार चार्ज पार्टिकल को मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस देना, एक्सटर्नल कोई स्टिमुलस देना। और फिजिक्स को स्टडी करने का तरीका यही है, हम एक चार्ज पार्टिकल के साथ अलग अलग काम करके देखते हैं, जैसे कि हमने किया भी। जब चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके साथ क्या हुआ हमने ये चेक किया, इसी को पर्टर्बेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके साथ क्या हुआ, इसी को हम पर्टर्बेशन कहते हैं। मतलब हम एक चार्ज पार्टिकल जिसका डिस्कशन पहली यूनिट से स्टार्ट किया था उसके साथ क्या क्या होता रहता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में हमारा डिस्कशन चलता रहता है और यही पूरी फिजिक्स की सुंदरता है। अब यूनिट नंबर 4 आ गई। अब यूनिट नंबर 4 कहना चाहती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था और जब उस चार्ज पार्टिकल, अब रेस्ट और मोशन को भूल जाओ, इसने कहा कि चार्ज पार्टिकल ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर दिया। ये फॉरवर्ड बात है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है जो हम पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट को रीड करके आए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कहना है, इस यूनिट का कहना है, क्या उल्टा प्रूव नहीं हो सकता? क्या इस मैग्नेट की हेल्प से, अब मैग्नेटिक फील्ड तो किसी मैग्नेट का ही होता है ना, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटोस्टैटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। वही तो, उस मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस या करंट कैरिंग वायर के चारों ओर का स्पेस जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फील कर सकते हैं वो। तो अब इस यूनिट का कहना है क्या उल्टा नहीं हो सकता है? जब आप चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच गए हो तो क्या मैग्नेटिक फील्ड से चार्ज तक नहीं पहुंचा जा सकता? क्या उल्टा पॉसिबल नहीं हो पाएगा? क्या इसका उल्टा नहीं चल सकता? क्या मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, मैग्नेट की मदद से क्या चार्ज नहीं बन सकता? मतलब मैग्नेट की मदद से क्या करंट नहीं बन सकता? ऐसा, क्योंकि चार्ज का फ्लो करेगा तभी करंट बनेगा। मैं उसको चार्ज के बारे में बोल गया, हम करंट की बात कर रहे हैं। जब चार्ज मोशन में होता है तो वो करंट की फॉर्मेशन करता है, हम उसके बारे में लेके वो बातें हम करेंगे, चार्ज की नहीं, चार्ज को मोशन में लेके। हालांकि बाद में हम चार्ज भी बनाएंगे, पहले तो बेसिक पे आ रहे हैं ना, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि चार्ज भी हमने बनाया, उसी से कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारी बातें A1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। यानी कि इस 4 यूनिट को इन्होंने किया क्या है, पहली 4 यूनिट को इन्होंने कहा कि हम एक बार फॉरवर्ड में चलते हैं, चार्ज को रेस्ट पे रखा, मोशन में लेके आए, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनाया। क्या उल्टा हो सकता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो ब्रांच है फिजिक्स की जो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना, किसको? इलेक्ट्रिसिटी को, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक ऐसा फिनोमिना है, अगर हम बात करेंगे तो ये एक ऐसा फिनोमिना है, इट इज अ फिनोमिना in which we induce a current or EMF with the help of magnet। किसकी मदद से करेंगे? मैग्नेट की मदद से करेंगे। उसी को हम क्या कहते हैं? इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसका शॉर्ट में नाम जब भी हम बोलेंगे इसको बोल देते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो का मतलब वहां पे इंड्यूस करना है करंट या EMF, और किसकी मदद से? मैग्नेट की मदद से, और आई का मतलब इंड्यूस। इस पूरे फिनोमिना को हमें डिस्कस करना है और इस पूरी यूनिट के अंदर हमें यही डिस्कस करना है, इस पहले चैप्टर के अंदर, कि हम कैसे मैग्नेट को इंड्यूस कर पाए, कैसे ये पूरा काम हो पा रहा है, किस हिसाब से। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, इस बात के लिए आपको अवेयर करता हूं, इस बात के लिए एक विश्वसनीय बात कहता हूं कि अगर आप पूरा लेक्चर देखते हो तो और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज दैट आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि 5 या 7 मिनट में आपको कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता। अब कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, इस इंट्रोडक्शन को एस्केप कर देते, कह देते ये तो कोई काम की बातें नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब तक टॉपिक नहीं समझोगे तब तक बच्चा पार्टी काम नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सीखना है तो स्टार्टिंग से ही शुरू करना पड़ेगा, आरंभ से ही शुरू करना पड़ेगा। श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ तक जाना है तो आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं कि मैं तो गड्ढा खोद के अंदर घुसता हूं, वहां से स्टार्ट करता हूं, नेगेटिव से बिल्कुल बेसिक लेवल पे आता हूं। आप काम करने वाले चाहिए, आप सीखने वाले चाहिए, तो आपको आ जाएगी बातें। अब आगे बात आती है,
अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले प्रयास शुरू हुए, अभ्यास शुरू किया इन कामों का, क्योंकि फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है कि कोई 1 साल 2 साल या 6 महीने में या 5 साल में हो गया। इसमें 10 साल लगे, किसी में 20 साल लगे, कोई एक आध एक्सपेरिमेंट है जिसको कम समय में हो गया, क्योंकि बार बार एक्सपेरिमेंट करते रहे साइंटिस्ट, बार बार करके देखते हैं, उसके अंदर कोई कमियां रह गई हैं, उस साइंटिस्ट से नहीं हुआ तो दूसरा आया, उसने काम किया और बाद में फाउंडेशन उसकी रखी, उसकी नींव रखी। और कुछ बातों की तो हम बहुत सारी नॉलेज हमें प्राप्त होगी, पर आज भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कंप्लीट बातें फिजिक्स के अंदर हमें नहीं पता है, और उनके अंदर आज भी हमारे साइंटिस्ट प्रयासरत हैं कि उसके अंदर कुछ ना कुछ नया मिल जाए। अब इसी सीरीज के अंदर फैराडे नाम के साइंटिस्ट आए, फैराडे साहब आए। फैराडेज के नाम से फैराडेज लॉ हम यहां पढ़ेंगे, और उससे पहले जो फैराडे साहब के एक्सपेरिमेंट थे, उन एक्सपेरिमेंट की डिटेल स्टडी हमें करनी होगी। समझिए, फैराडे साहब की जो एक्सपेरिमेंट है उनकी हमें डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। और फैराडे साहब ने क्या कहा और फैराडेज के लॉ क्या कहते हैं, उन सब के बारे में हम यहां पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो देखिए, सबसे पहले जो फैराडे साहब थे, उनका विचार जो आया, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, उसने कहा कि क्या हम मैग्नेट की मदद से ईएमएफ या करंट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मैग्नेट आपके पास है, उसकी मदद से आप क्या काम कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से या मैग्नेट की मदद से इंड्यूस्ड करंट बना दो या इंड्यूस्ड ईएमएफ बना दो, ऐसा। तो उसने अपना एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए, यहां एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। थोड़ा सा उल्टा हो गया भाई, यहां ऐसे करो, इसको यहां बनाओ। ये हमने यहां पे की लगा ली, इसका नाम गैल्वेनोमीटर है। ये हमने एक कोयल रख ली, ठीक है, और यहां हमने एक मैग्नेट लगा दी, ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का और ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये ज्यादा उस साइड हो गया अभी, इस प्रकार से। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपना लिया, और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप के अंदर इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ हमने एक मैग्नेट ले ली। ये पूरा जो सेटअप है अकॉर्डिंग टू फैराडे हम बात कर रहे हैं, फैराडे साहब ने क्या कहा था, ठीक है। और ये हमारी कोयल है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और साथ में उसके क्या है, एक की लगाई गई है, टैपिंग की, यानी कि इस की की मदद से हम इसको ऑन भी कर सकते हैं और इस की की मदद से हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, इसी की मदद से। अब सबसे पहले क्या होता है कि इस बात को जानिए, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार आपके सामने इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ी सी बातें बता रहा हूं। ये नॉर्थ और ये साउथ के साथ एक मैग्नेट है, और आपको पता होना चाहिए इस मैग्नेट के चारों ओर जो स्पेस होता है उसके अंदर इसका फील्ड फैला हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको पहले पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो इसके बारे में अवेयर भी होंगे, उनको अच्छे से जानकारी होगी कि मैग्नेट के चारों ओर का जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और इसके साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, वो सक्षम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को बनाने में। अब मैग्नेटिक फ्लक्स में यूनिट नंबर 3 में पढ़ा चुका हूं, वो क्या होती है, दैट इज बी गुणा में एरिया गुणा में कोस थीटा, ठीक है। जो किसकी मदद से बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, एरिया की मदद से, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसकी मदद से, दैट इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इन दो बातों का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि जहां भी आपको मैग्नेट दिखेगी उसके चारों ओर एक स्पेस बनेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड जरूर से जरूर होगा, और उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी बना सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेस के अंदर से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है। अगर आपको मान लिया जाए मैं, ये मेरा हाथ है, इसके बराबर एक स्पेस दे दूं और मैं जानूं कि इसके अंदर से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। बस कंडीशन ये है कि इस एरिया के ये फ्लक्स क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, ये लाइंस परपेंडिकुलर होनी चाहिए।
ये बेसिक बात है। तो दो बातें हैं, इन्हीं के बेस के ऊपर पूरा ये जो आपका पहला प्रकरण है, आज का लेक्चर है, इन्हीं पे खत्म हो जाएगा। जिस बच्चे को दो बातें पता है उसके बाद उसकी प्रॉब्लम्स लगभग समस्याएं खत्म हो जाएंगी कि मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से हम मैग्नेटिक फ्लक्स भी बना सकते हैं। ये इसी से सारी बातें जो हैं आपकी कवर अप हो जाएंगी, सारी कहानी यहीं तक है इसकी। अब देखिए क्या होगा, अगर मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो जो आपके सामने प्रस्तुत मैग्नेट है इसका भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब ये नॉर्थ पोल इस मैग्नेट का इस कोयल की तरफ आता है तो क्या हलचल हुई उसको समझना है आपको। जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसकी तरफ आया, ये मैग्नेट मूव करना शुरू कर दी, हमने इसको हाथ से पकड़ के मूव करवाया। जब इस मैग्नेट को मूव करवाया गया इस कोयल के पास, तो इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड था उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स थी, अभी अभी बताया मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स होती है। तो प्यारे बच्चों, जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक होनी थी वो बढ़ने लगी क्योंकि ये कोयल इसके पास जा रही है। जो लॉस था, पहले दूर थी तो बीच में स्पेस ज्यादा था जिसके कारण फ्लक्स बाहर लॉस हो रही थी, पर जैसे जैसे इसके नजदीक आएगा तो इसके साथ जो फ्लक्स का लिंकेज है वो बढ़ता जाएगा। अब जब फ्लक्स का लिंक इसके साथ बढ़ेगा, किसके साथ, इस कोयल के साथ, इस कोयल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगी तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स करंट की फॉर्मेशन करेंगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की फॉर्मेशन करेंगी। अब हमें कैसे पता चला कि जब ये मैग्नेट इसके नजदीक आई तो फ्लक्स इसके साथ लिंक हुई और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ आया? हमें इस बात का कैसे मालूम हुआ? हमें इस बात को मालूम करने के लिए इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर भी लगा रखा है। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर किसी भी सर्किट के अंदर करंट है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ाया गया था कि व्हाट इज द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। अगर इस मैग्नेट के नजदीक लेके आने से इस कोयल में कोई हलचल है, इस कोयल में कोई करंट पैदा हुआ है, इस कोयल में कोई ईएमएफ पैदा हुआ है, तो ये गैल्वेनोमीटर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन देगा, नहीं तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं देगा। पर जब फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने पाया कि जब ये नॉर्थ पोल मैग्नेट का इसके नजदीक आता है तो इस कोयल के साथ मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होती है, वो बढ़ने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। चेंज होना जरूरी है यहां पे, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, वो हर वक्त चेंज रहना चाहिए। बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, मैक्सिमम हो गया, फिर घटता जाए घटता जाए घटता जाए, ऐसे एक जगह कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, ये फैराडेज का पहला लॉ है। तो जब हम इसको नजदीक लेके जाते हैं, व्हेन वी ब्रिंग अ मैग्नेट near to coil, magnetic flux link with coil increase and उसके साथ इंक्रीज होगा एंड गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई बातें, ठीक है भाई। गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो करता है जब उस सर्किट में करंट है तो नहीं तो नहीं शो करेगा। और खास बात, अब इसके साथ साथ उसको एक बात और अपीयर हुई, ये तो पहली बात थी, इसके साथ उसको दूसरी बात और यहां पे लगी। एक समझाना, फिर उससे आसानी से हो जाएंगे सारे फिर काम जो है बिल्कुल आसान गति से चल पड़ेंगे। बिल्कुल ये सारी बातें आती ही फिर आगे ले तो जो लेंज लॉ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो तो बड़े आसान है। ये समझ लिया तो समझ लो कि ये पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, वो आपका सारा काम हो जाएगा। जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल इसके नजदीक जा रहा था तो इसको रिपल्सन महसूस हुआ। कैसे महसूस होगा वो बात समझते हो ना। ये कोयल है, ये मैग्नेट है, मैं पकड़ के इसको इसके नजदीक लेके जा रहा हूं। जितना नजदीक जा रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दूर फेंक रहा है। अब दूर फेंकेगा तो मेरे हाथ को पता चलेगा, इसलिए तो रिपल्सन मिल रहा है। उस रिपल्सन से इसने पता किया कि जब इस नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को इस कोयल के नजदीक लेके जाते हैं तो इस कोयल के अंदर भी सेम पोलैरिटी अपीयर हो जाती है। और वो कौन सी, नॉर्थ पोल। और जहां नॉर्थ पोल अपीयर होता है वहां करंट जो होता है नॉर्थ पोल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है। याद रखना भाई, बड़े क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, मैं करवाऊं भी आपको।
बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पॉइंट पे आएंगे और उन न्यूमेरिकल्स को आपको मैं जरूर से जरूर सोल्व करवाऊंगा। जहां नॉर्थ पोल होता है वहां एंटी क्लॉकवाइज करंट होता है, याद रखना, और जहां साउथ पोल होता है वहां क्लॉकवाइज करंट होता है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ साथ क्या पता होना चाहिए, यह पता होना चाहिए कि भी ये नॉर्थ पोल जब इस कोयल के नजदीक लेके आ गया तो इन दोनों में एक रिपल्सन फील हुआ। और रिपल्सन कब होता है, जब सेम पोलैरिटी हो, मतलब इस कोयल के ऊपर भी कैसा पोल एग्जर्ट हुआ, कैसा पोल अपीयर हुआ है, नॉर्थ पोल अपीयर हुआ है, इस प्रकार से। अब बाद में क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट में ये कोयल हो गई, आगे क्या किया देखिए, आगे ये हो गया, ये फिर से की है। अब की बार हम इस नॉर्थ और साउथ वाली मैग्नेट को इससे दूर लेके जा रहे हैं। अब सोचिए जरा, जब मैं इसको इसके पास लेके आ रहा था तो फ्लक्स बढ़ रही थी, फ्लक्स क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको दूर लेके जा रहा हूं। जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो फ्लक्स घटेंगी, दोनों बार फ्लक्स चेंज हो रही है, ऐसा नहीं कि कांस्टेंट हो गई है। एक बार तो फ्लक्स कम थी, वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इस टाइम पे जब मैं इससे दूर जाऊंगा तो फ्लक्स घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, घटती जाएंगी, तो इसका मतलब अब भी इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिला। पर अब की बार हुआ क्या, डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिला। अब डिफ्लेक्शन कैसा मिला, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिला। क्यों मिला अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जब ये मैग्नेट इस कोयल से दूर जाना चाहती है तो ये कोयल कहती है कि मैं इसको दूर नहीं जाने दूंगी, इसलिए इसके ऊपर कैसा पोल अपीयर कर लेती है, साउथ पोल अपीयर कर लेती है। तो जिसके कारण इसका डिफ्लेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा और करंट कैसा बहना शुरू हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब इन दोनों बातों से हमने, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या बातें पता की, ये बात पता की कि जब मैं इस मैग्नेट को इस कोयल के नजदीक लेके जाता हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ती हैं, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट आया, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब मैग्नेट नजदीक जा रही है तो फ्लक्स चेंज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, दो बात। तीसरी बात, जब ये नॉर्थ पोल इसके नजदीक जाएगा तो इस कोयल के ऊपर भी सेम पोल अपीयर होगा, नॉर्थ जाएगा तो नॉर्थ अपीयर होगा। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, साउथ को लेके आऊं नजदीक, तो फिर साउथ हो जाएगा। यहां पे हमेशा नॉर्थ नहीं होगा, फिर से समझो, अगर मैं इस नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आऊंगा तो नॉर्थ अपीयर होगा, साउथ लेके आता तो यहां साउथ अपीयर होता, क्योंकि इसको रिपल्सन शो करना है। और जब मैं इसको दूर लेके जाता हूं तो क्या क्या होता है, अब फ्लक्स घट रही है, फिर से फ्लक्स चेंज हो रही है, पर अब की बार ये कोयल इसको अट्रैक्ट करेगी, पहली बार इस कोयल को रिपेल करती थी। जब पास आना चाह रही है तो इसको दूर भेज रही है, जब दूर जाना चाह रही है इसको पास खींच रही है, मतलब दोनों टाइम उल्टे काम कर रही है कोयल। जब ये मैग्नेट नजदीक जा रही है तो इसको रिपेल कर रही है, तो हो गया उल्टा। जब ये दूर जा रही है तो इसको खींच रही है, तो कोयल अपना काम उल्टा कर रही है। और कोयल हमेशा इस काम को अपोज कर रही है, और जो एक काम को अपोज करने की इस कोयल की प्रॉपर्टी है ना, उसी को इंडक्टेंस कहते हैं बच्चे। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी इस चैप्टर को एक्सिस पे घुमा दूंगा, पूरी बातें सिखा दूंगा, पर उसके लिए आपको पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे आप काम कर ही नहीं सकते हो। यानी कि क्या हुआ, जब मैं एक मैग्नेट को नजदीक लेके आता हूं तो रिपेल करती है। अब रिपेल कैसे करेगी आपको पता है, सेम पोल अपीयर करके। जब मैं इसको दूर लेके जाना चाहती हूं तो अट्रैक्ट करती है कोयल, और ऐसा करने की इस कोयल की प्रॉपर्टी का जो नाम होता है वो इंडक्टेंस होता है, जो हम आगे पढ़ेंगे इसी यूनिट के अंदर, ठीक है। अब तीसरी कहानी, अगर मैं इस कोयल को या इस मैग्नेट को, अगर मैं इस मैग्नेट को कहीं पे स्टेशनरी कर दूं, मतलब ना तो इस तरफ मुंह करवाऊं ना पीछे मुंह करवाऊं, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा। तो हम क्या कहेंगे, इसका दूसरा पॉइंट, इफ वी डू नॉट मूव द कोयल, deflection in galvanometer is 0। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जब इस मैग्नेट को एक जगह स्टेशनरी कर दिया तो अब ना तो फ्लक्स बढ़ रही है ना घट रही है, ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, 0 डिफ्लेक्शन करेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में तब तक डिफ्लेक्शन होगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट तब तक होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक होगा जब तक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। अगर एक बार वो फिक्स हो गया
तो फिर उसके बाद उसके बाद कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट नहीं होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है प्यारे बच्चों। अब जो वर्ड बोला है इस वर्ड के ऊपर ही न्यूमेरिकल है। अब जो लाइन बोली उस लाइन के ऊपर न्यूमेरिकल है, नोट कर ले। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, आपकी फ्लक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, तो इस पूरी कॉइल के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। यानी कि डिफ्लेक्शन तब तक होगा जब तक फ्लक्स चेंज होगी। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हुई तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, यह बात याद रखना। अब फ्लक्स चेंज कैसे कैसे हो सकते हैं, अब यहां पे इसका लॉ लिखूं। अब ये तो क्या था, फैराडे का एक्सपेरिमेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट लॉ है, उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। अब द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद कोयल चेंजेस जब तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ लिंक हो रही है वो चेंज करेंगी, देयर इज इंड्यूस्ड करंट इन इट। यानी कि इंड्यूस्ड करंट तब तक रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ जो चेंज हो रही हैं वो रहेंगी। अगर एक बार कांस्टेंट हो गई है तो उसके बाद उसके अंदर किसी प्रकार का इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इसके आगे हम जोड़ सकते हैं द इंड्यूस्ड करंट लास्ट so long as magnetic flux change continue। ठीक है भाई, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोयल के साथ लिंक हो रहा है जब तक चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जो कोयल के साथ लिंक हो रहा है वो जब तक चेंज होगा तब तक इंड्यूस्ड करंट जो इसके अंदर है वो रहेगा। एक बार वो कांस्टेंट होगा, यही तो बात अभी पहले बताई थी कि यानी कि एक बार नजदीक लेके आए तो फ्लक्स बढ़ी, यानी कि चेंज हुई ना, जब दूर लेके गए तो घटी, तब भी चेंज हुई। अगर एक बार इसको कांस्टेंट कर दिया, मतलब इस मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया, तो उसके बाद यहां पे किसी प्रकार का कोई भी मैग्नेटिक जो है फ्लक्स चेंज न होने के कारण कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। और इस बात पे बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे आगे और उनके बारे में डिस्कस करूंगा, तो बताऊंगा कि देखो ये बात आपको बताई गई थी। इस प्रकार से ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है और इसी का ये एक्सपेरिमेंट है। अब कई बुक दूसरा एक्सपेरिमेंट बना के लिखती हैं और उसमें कहती हैं कि अभी तो हमने मैग्नेट को आगे पीछे किया था, हम कोयल को भी कर सकते हैं। दोनों में एक ही बात है, चाहे तो आप मैग्नेट को आगे पीछे करो, चाहे आप कोयल को आगे पीछे करो, बात दोनों में एक ही है, अलग अलग बात नहीं है। यानी कि दूसरा एक्सपेरिमेंट बना के लिख देंगे और कह देंगे कि मैग्नेट अब की बार स्टेशनरी है और कोयल मूव कर रही है, तो मैग्नेट स्टेशनरी है, जब कोयल इसकी तरफ जाएगी तो फ्लक्स बढ़ेंगी और कोयल इससे दूर जाएंगी तो फ्लक्स घटेंगी। हमारा मेन मकसद क्या है, फ्लक्स को चेंज करना। यानी कि जब तक हम फ्लक्स को चेंज करते रहेंगे तब तक ऐसा होगा। और फ्लक्स चेंज कैसे भी कर लो, चाहे वो मैग्नेट की हेल्प से कर लो, चाहे कोयल की हेल्प से कर लो, वो आपकी मर्जी है। जिसकी मदद से आप फ्लक्स को चेंज करना चाहते हो उसकी मदद से आप फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, चाहे मैग्नेट की हेल्प से करो, चाहे कोयल की हेल्प से करो, किसी की हेल्प से आप उस फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब आगे की बात करते हैं। इसके बाद इसके दूसरे जो है एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। हम जिसको दूसरा बोलेंगे, कई बुक उसको तीसरा लिखती हैं, तो मैं उसको दूसरे नाम से ही करवा देता हूं, दैट इज सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या कहा, फैराडे ने फिर ट्राई किया कि अभी तो हमने मैग्नेट की मदद से जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाया है, इंड्यूस्ड करंट बनाया है, क्या हम बिना मैग्नेट की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं? तो उसने ट्राई किया कि मैग्नेट की हेल्प जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि मैग्नेट की मदद ले, बिना मैग्नेट के भी ऐसा काम हो सकता है। जब बिना मैग्नेट के ऐसा काम हो सकता है तो उसने फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, यहां गैल्वेनोमीटर लगाया और फिर यहां पे जो है एक की लगा दी और इसके साथ एक कोयल और रख दी उसने, ठीक है, और उस कोयल के अंदर बैटरी इसने फिट कर दी
और इसके अंदर भी एक की इन्होंने लगा दी इस प्रकार से, ठीक है। और उसके अंदर भी आपका मन करे तो एक कोयल सेट कर सकते हो, यहां पे भी एक कोयल सेट कर सकते हो। ये दूसरा काम भी आप कर सकते हो, ये दोनों काम आप कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। यहां पे एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और यहां पे भी K1 की थी, ये K2 की होगी इस प्रकार। अब की बार उसने कोई मैग्नेट नहीं ली, इससे पहले उसने मैग्नेट का यूज किया था, पर इस केस में उसने कोई मैग्नेट नहीं ली। उसने कहा कि मैं बिना मैग्नेट भी ये कारनामा करके दिखाऊंगा। तो फैराडे साहब ने कहा कि एक कोयल यहां ले लेता हूं, एक कोयल यहां, इसका नाम रख लो, इसका नाम हो गया L1 कोयल, इसका नाम रख लो L2 कोयल। ये बैटरी लगा दी, इसमें गैल्वेनोमीटर है, K1 K2 की है। अब इसने टैपिंग की को ऑन किया। अब समझो इस बात को, पूरा उसका दिमाग कहां काम कर रहा, सोचो। कुछ नई बात नहीं की है उसने, कोई नई बात नहीं की है। जिस बच्चे को मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन अच्छे से आती होगी वो इस बात को समझ चुका होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी अच्छे से? मैग्नेटिक फील्ड की अच्छे से डेफिनेशन क्या थी? मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन ये थी कि द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर, ध्यान से पढ़ लेना कभी भी, द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर इन विच मैग्नेटिक फोर्स कैन बी फेल्ट। या तो वो स्पेस मैग्नेट के चारों ओर है, या वो स्पेस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर है, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को महसूस किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैं स्टेपिंग की को ऑन करूंगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से इस ब्रांच में करंट चलेगा, इस ब्रांच में करंट चलेगा, ये करंट चल पड़ा। जब इस पूरी ब्रांच के अंदर करंट जाएगा, अगर लेंजला आज नहीं हो पाया, ज्यादा लंबा लेक्चर हुआ, तो आज इंट्रोडक्शन और फैराडे के लॉ पे हम स्टॉप कर देंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे जो भी आगे की बातें होंगी, क्योंकि अभी इसके अंदर भी बहुत सारी बातें, इसलिए ज्यादा लंबे कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातें हैं, एक लेक्चर ज्यादा बन जाएगा तो आप भी बोर नहीं होगे इसलिए। तो इसके अंदर करंट आया। अब आप समझिए, उरस्टीड को याद कीजिए, यूनिट नंबर 3 में था। उरस्टीड ने क्या कहा था? जब किसी वायर के अंदर से करंट पास होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका भी मैग्नेटिक कैरेक्टर है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक होगी? इस L1 कोयल के साथ। जब मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बना, वो कोयल इसके साथ लिंक हुआ, तो इस कोयल के अंदर क्या हुआ? डिफ्लेक्शन आया। और इसके अंदर अगर डिफ्लेक्शन आया है तो समझ जाइएगा कि इसके अंदर इंड्यूस्ड करंट हुआ है। यह फैराडेज का दूसरा एक्सपेरिमेंट था। अब कहोगे सर आपने करंट डाल दिया तो कांस्टेंट हो गया, चेंज तो हो ही नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं, जब कोयल में से करंट, ऐसी कोयल में से करंट पास किया जाता है, तो जो कोयल के अंदर करंट एकदम से ग्रो नहीं करता। कोयल के अंदर करंट जो ग्रो करता है वो कुछ इस तरह से ग्रो करता है, यानी कि बढ़ता जाता है। एक तो होता है ग्रो करना कैसे? ऐसे, दैट इज करंट और टाइम के बीच ग्राफ, दैट इज करंट और टाइम के बीच ग्राफ। एक तो ऐसा ग्राफ है करंट और टाइम के बीच, एक ऐसा ग्राफ। ऐसे कभी नहीं होता, वो धीरे धीरे बढ़ता है। और फिर घटता कैसे है? डायरेक्ट ऐसे नहीं घटता। घटता कैसे? ऐसे घटता है। जिस टाइम में बढ़ना चाहिए, देखो जिस टाइम में बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा टाइम में बढ़ता है। मान लिया जाए हमने यहां पे इस सर्किट के अंदर करंट दिया और उस करंट की मैक्सिमम वैल्यू 10 एंपियर है, तो आप ये मत समझिए कि वो विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में 10 एंपियर हो जाएगा। उसको 10 एंपियर होने में टाइम लगेगा, उसको 10 एंपियर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रोथ करो ऐसी है और ऐसी है, इसलिए उसको उस सर्किट के अंदर ग्रो करने में टाइम लगता है। एकदम से ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होता। ऐसा पूछा जाता है कई बार, ये ग्राफ भी आता है, ऐसा ग्राफ नहीं होता। तो इसको याद कर लो, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जब इस सर्किट में हम की को ऑन करेंगे, ऑन करते ही धीरे धीरे इस सर्किट में करंट बढ़ेगा। अब करंट बढ़ता जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स सेल जो लिंक होंगी वो भी बढ़ती जाएंगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होंगी, वो बढ़ती जाएंगी, तो इंड्यूस्ड करंट होगा। पहले वाला ही कंसेप्ट आ गया, ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात, अगर मैं इस की को ऑफ कर दूं, मैं की को ऑफ कर दूं, अब करंट घटेगा। अब करंट बढ़ रहा था इस डायरेक्शन में, अब घटेगा किस डायरेक्शन में? उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। पहले तो बढ़ रहा था इस डायरेक्शन में, अब घटेगा इससे उल्टी डायरेक्शन में। उल्टी डायरेक्शन में घटेगा तो यहां पे क्या होगा? जो फ्लक्स लिंक हुई थी मैक्सिमम, अब वो घटना शुरू हो गई। अब फ्लक्स घटना शुरू हो गई है। जब फ्लक्स उसके अंदर घटना शुरू हो गई है, फिर से डिफ्लेक्शन होगा, पर अब की बार डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि पहले करंट बढ़ रहा था तो इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रही थी, तो करंट भी आया और उसका डिफ्लेक्शन भी आया। जब करंट घट गया तो अब की बार मैग्नेटिक फ्लक्स घटी, तो घटने के लिए उल्टी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा होना शुरू हो जाएगा। हां,
अगर मैं इस की को ऑन करके छोड़ दूं, मान ले ऑन करके छोड़ दिया, अब ऑन करके छोड़ते ही 1 मिनट के बाद करंट हो गया मैक्सिमम। अब करंट तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रहा, इसलिए फ्लक्स जीरो हो गई और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन भी जीरो हो गया। मतलब जब तक डिफ्लेक्शन मिलेगा तब तक इस की को ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहोगे। जितनी स्पीड से ऑन ऑफ करोगे उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितनी कम स्पीड से ऑन ऑफ करोगे उतना ही कम डिफ्लेक्शन। यह बिल्कुल कहानी इसी की तरह है। याद कीजिए कि जब तक इस मैग्नेट को इसके नजदीक लेके आओगे दूर लेके जाओगे, नजदीक लेके आओगे दूर लेके जाओगे, तो होगा इंड्यूस्ड करंट। और एक बार आपने कहीं स्टॉप कर दिया तो कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं होगा। ऐसा ही यहां पे है, जब तक इस की को ऑन ऑफ करते रहोगे इसके अंदर करंट चेंज होता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा और इसके साथ साथ इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी, तो इंड्यूस्ड करंट होगा। उसकी कंडीशन एक ही है और वो कंडीशन ये है कि जब तक इस की को ऑन ऑफ करते रहो तो ऐसा होगा, और की को ऑन ऑफ नहीं करोगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। छोड़ दोगे, या तो ऑन करके छोड़ दो या ऑफ करके छोड़ दो। ऑन करके छोड़ोगे तो कुछ समय बाद मैक्सिमम हो जाएगा और ऑफ करके छोड़ोगे तो कुछ समय के बाद जीरो हो जाएगा। ये पूरी कहानी है इस सेकंड एक्सपेरिमेंट की। इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपको क्या बातें लिखनी है मैं बोल देता हूं। किसी बच्चे को समझना है, मतलब लिखने में पता नहीं चल पा रहा कैसे समझना है लिखने का, तो वो मैं बता देता हूं। When we switch on the key, the current in the circuit grow, show that magnetic field is produced and magnetic flux link with L1 coil and induced current is there and galvanometer shows deflection. लिख सकते हो, इसको बोल दिया। When we switch off the key, then current move in opposite direction and decay of current start and the flux linked with coil start decrease and galvanometer again shows deflection but in opposite direction. पहले सीधी डायरेक्शन में फिर उल्टी डायरेक्शन, ऐसा हो जाएगा। दो कहानी। When we permanently switch on or off the key, then there is no change in the magnetic flux, so galvanometer shows zero deflection. ये तीन बातें मैंने आपको बता दी हैं, तीनों को लिख ले। मैंने मुझ बाने बोल दिया, आप लिख ले, क्योंकि मैं नोट्स दूंगा, दे दूंगा, आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम का और इसके साथ साथ टेलीग्राम का लिंक है, उधर आपको मिल जाएंगे। पर आप खुद से बनाओगे साथ साथ पढ़ के तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा आपको महसूस होगा। इसलिए अब इसी बेस पे इसने सेकंड नियम बनाया, सेकंड लॉ बनाया, सेकंड लॉ बनाया। इसका सेकंड लॉ क्या कहता है? इसका सेकंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ पैदा होता है इस सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि कहने का मतलब इट स्टेट्स दैट, जो दूसरा नियम है वो स्टेट्स करता है, इट स्टेट्स दैट induced EMF in a coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। ये हो गया। यानी कि अगर ये पूरा लॉ है, यानी कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इस लॉ को बनाना चाहूं यहां पे मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, दैट इज E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई डिवाइडेड बाय में dt। यहां कई बुक में m भी मिल सकता है। m का मतलब मैग्नेटिक और फाई का मतलब फ्लक्स। फाई का मतलब क्या होता है भाई? फ्लक्स होता है, ठीक है। और m का मतलब क्या हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स। ये मैग्नेटिक फ्लक्स, अगर यहां पे m लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हो गया दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। इस प्रकार से ये हो गया। अब यहां पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू k इंटू डी फाई डिवाइडेड बाय में dt। और जो k है, इस k की वैल्यू क्या है? यहां पे -1 है। k कांस्टेंट की वैल्यू है -1, तो यहां पे E हो जाएगा दैट इज इक्वल टू माइनस का डी फाई डिवाइडेड बाय में dt। ये फार्मूला, यानी कि इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 विद नेगेटिव साइन बटे में T2 माइनस T1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी लिख लो, आपकी मर्जी। जब तक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा तब ईएमएफ आएगा। अगर ये चेंज जीरो हो गया, मतलब फ्लक्स का चेंज हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी क्या बन जाएगा? जीरो के बराबर बन जाएगा। इस प्रकार से
ये आपका मेन फार्मूला है जो सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस कर रहा है, जो फैराडे के सेकंड लॉ के बारे में बता रहा है, ये फैराडे का सेकंड लॉ है। अब इसके बाद हम कुछ और बातें इसके बारे में करेंगे, और वो बातें कुछ ऐसी होंगी जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है और किस हिसाब से आपको इनके बारे में काम करना है, उनके बारे में हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर यहां पे n नंबर ऑफ टन्स हो कोयल की, यानी कि जो आपको ये कोयल दी गई हैं, ये कोयल दी गई हैं, इन कोयल्स की एक टन्स ना होकर के n नंबर ऑफ टन्स हो, तो इसी फार्मूले में आप चेंज कर सकते हो और यहां लिख सकते हो फॉर n टन्स, फॉर n टन्स। n टन्स के लिए फार्मूला बन जाएगा दैट इज माइनस n d बटे dt। यहां n नहीं आएगा, कई बच्चे यहां n e कर देते, वो गलत है भाई। फार्मूला ये बनेगा और इस पे न्यूमेरिकल भी आएंगे, मैं करवाऊं भी का, जब लेंज लॉ को करवा के इसको करवाऊंगा तो वहां इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल भी आपको करवाऊंगा। इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है और उनके बारे में बताऊंगा मैं आपको। माइनस एन डी फाइव बाई डी टी के बराबर, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी इज ई, ये ई के बराबर होता है, इसको ई कहते हैं, ठीक है। अब इससे आगे देखिए भाई, इस लेंज लॉ और इसके कुछ न्यूमेरिकल जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। इससे पहले इसके बारे में कुछ और डिस्कशन करते हैं। करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज V बाय R। ये बात किसने बताई थी, ये बात बताई थी ओम्स लॉ ने, ठीक है। और मैं आपको बता दूं V और E जनरली एक ही बात है। जब आपको ये कहा जाए ना कि दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो वो आपको सिखा रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल। अदरवाइज आप दोनों चीजों को एक ही मान के चलो, अलग अलग मत मानो, एक ही मानो। V की जगह E रख दो, E की जगह V, तो अब क्या होगा, दैट इज I इज इक्वल टू में E डिवाइडेड बाय में R, इसके बराबर हो गया। E की वैल्यू अभी अभी निकाली, दैट इज d5 डिवाइडेड बाय में dt, ये आया है माइनस साइन और यहां पे आ गया 1/r, इस E की जगह अभी अभी निकाला था हमने, दैट इज माइनस d5 बाई dt या nd5 बाई dt, जो आपका मन करे वो रख लो, ठीक है। अब I का एक फार्मूला आपको ये भी मालूम होगा, दैट इज dq डिवाइडेड बाई dt, दैट इज चार्ज बटे टाइम, ये भी होता है। दोनों को इक्वेट करो, दैट इज dq बाई dt, और इसको इसके बराबर रख दो, माइनस का d5 डिवाइडेड बाय में dt और इसके साथ 1/r। अब इस dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो गया तो ये बन गया dq इज इक्वल टू में d5 बटे में r। और इसी फार्मूले को बहुत बार ऐसे लिखते हैं, दैट इज डेल्टा q इज इक्वल टू में डेल्टा फाई और डिवाइडेड बाय r, और यहां मोड लगा दिया, यहां माइनस लगा दिया, मोड लगाते ही माइनस साइन हट जाता है। तो ये फार्मूला किसका आ गया, चार्ज का। चार्ज, अगर आपसे फ्लक्स चेंज करके चार्ज पूछ ले तो ये फार्मूला लगाइए, अगर आपसे करंट पूछ ले तो ये फार्मूला लगाइए, ठीक है। इसी लॉ को मैं जितने भी क्वेश्चन इसके बनते हैं उन सबके आज आपको वो बातें बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको। अगर करंट पूछ रहा है तो E बाय R, पहले E निकालिए बटे R कीजिए। अगर आपसे चार्ज पूछ रहा है तो फ्लक्स बटे R कर दीजिए, आपको फ्लक्स तो देगा और उस फ्लक्स बटे R कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। अगर आप यहां पे करंट निकालना चाहते हैं तो E बटे R कर दीजिए। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, तब जाके आप इन सब पे काम कर पाओगे, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब आगे देखिए और बातें। अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन आपको फ्लक्स के बारे में करता हूं। हालांकि जो फ्लक्स है उसका कंप्लीट डिटेल मैं तीसरी यूनिट में बता चुका हूं, पर यहां पे कुछ बातों का डिस्कशन मुझे करना है, वो जरूर करूंगा। दैट इज फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, दैट इज B इंटू A इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब इस फ्लक्स को कैसे चेंज किया जा सकता है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है कि मैं इस फ्लक्स को चेंज करूं। पहला काम, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर दूं, चेंज कर दूं, ठीक है भाई। पहला काम तो ये है, पहला काम है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दूं मैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करूंगा तो फ्लक्स बन जाएगी और फ्लक्स भी चेंज होगी। मान ले एरिया कांस्टेंट है, एंगल ओरिएंटेशन है वो भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया बार बार। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया तो फ्लक्स भी क्या होगी, चेंज होगी। दूसरा, एरिया से हो सकता है। अगर कहीं मैंने कह दिया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो वहां मैं किसको चेंज कर दूं, एरिया को चेंज कर दूं। अगर मैंने वहां एरिया को चेंज कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रख दिया, तो भी फ्लक्स क्या हो जाएगी,
चेंज हो जाएगी। तीसरा क्या है, ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, ओरिएंटेशन का मतलब यह हुआ कि मैं एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज करता रहूं, यानी कि कभी 0 फिर 30 डिग्री फिर 45 फिर 60 डिग्री ऐसे चेंज करता रहूं। जैसे जैसे मैं इस ओरिएंटेशन को चेंज करता रहूंगा तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है फ्लक्स को चेंज कर दो, दूसरा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो पहला, और दूसरा एरिया चेंज कर दो, और तीसरा ओरिएंटेशन। अब फ्लक्स 3 तरीके से चेंज हो सकती है, या तो मैग्नेटिक फील्ड या एरिया या ओरिएंटेशन, इन सबको इस प्रकार से आपको इसको करना है। और ये पूरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। अगर जब ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट होगा तो फिर अगले लेक्चर में लेंस लॉ और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जो आपको करवाने हैं, मुझे पहले ही लेक्चर के बाद करवाऊंगा मैं वो सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि अगर मैं इसमें न्यूमेरिकल और वो साथ एक साथ करवाता हूं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको इसके 2 लेक्चर बना दूंगा। अब अगले में लेंस लॉ, उसको समझाना भी, उसमें भी टाइम लगेगा, फिर उसके बाद उसके न्यूमेरिकल, हर टाइप का न्यूमेरिकल जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो सारी बातें। तो आज के लिए इतना ही है। क्वालिटी अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जल्दी से 1000 जो सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करा दीजिए। थैंक यू।